हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने 11th क्लास अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैम आपने जो चैप्टर का नाम लिखा है हमारी बुक में वो चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, तो देखो बुक कोई सी भी हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था बुक कोई सी भी हो सकती है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपके स्कूल में कौन सी बुक रेकमेंड कराई जा रही है, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना वो कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट तो हर बुक में सेम होगा। अब टॉपिक का नाम हो सकता है वो दूसरा दे दे, या हो सकता है इस टॉपिक को वो और टॉपिक के साथ मर्ज करके दे दे, बट जो मीनिंग हम समझ रहे हैं, जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, वो सबके लिए ही सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का थ्योरी बेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अकाउंटिंग है क्या पहले आपको ये बताया गया, उसके बाद बताया गया कि अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या है, कि मतलब अकाउंटिंग में जो जो वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो अभी तक तो हमने अकाउंटिंग करनी शुरू भी नहीं किया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग किस बेसिस पे करी जाती है। तो बेसिस हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो देखो अब हम अकाउंटिंग में जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS और भी ऐसे ही टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मोटा मोटा हम इसको लेके चल लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, और जब हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, फिर हम आगे के डिटेल देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका एम क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनका एम क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी फर्म किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझनी है ना, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होना जरूरी है। ठीक है, और क्या हेल्प करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो देखो आपकी जो बिजनेस में आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट्स होगी ना, उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, उसमें कंसिस्टेंसी रहे, इसके लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जरूरी होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों जरूरी होते हैं, पहला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए जरूरी होता है, दूसरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जरूरी होते हैं। ठीक है, अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, तो देखो रिपोर्ट सबकी जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सबकी एक सी लगे, एक सी यूनिफॉर्मिटी। आपके स्कूल में यूनिफॉर्म होता है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या कि सिमिलर है ना, तो यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर, तो सेम। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जो सेम चीजें है ना, मतलब कि हर किसी का जो अकाउंटिंग का फॉर्मेट होगा वो सेम रहना चाहिए। अच्छा मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। देखो जब बैलेंस शीट बनाते हैं, अभी हालांकि आपको नहीं पता बैलेंस शीट क्या है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट इतना सुन लिया होगा आपने स्कूल में कि बैलेंस शीट करके एक फॉर्मेट होता है जिसका नाम बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट ना दो टाइप की होती है, एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब जो ऐसे में बनती है, ये होती है वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, और एक बैलेंस शीट होती है हॉरिजॉन्टल। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो इसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं। अब किस कंपनी को वर्टिकल बनानी चाहिए और किस कंपनी को हॉरिजॉन्टल बनानी चाहिए, है ना। अच्छा अगर सब अपनी मर्जी से बनाते कि कुछ कंपनीज ये बना लेती, कुछ कंपनीज ये बना लेती, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। फिर सोचो क्या नहीं आती, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। अब जो अकाउंटेंट है अगर वो एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब को ज्वाइन करता है, तो वहां उसे एडजस्ट होने में ही कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो बताऊं क्या होता है, तो बेसिकली बोल दिया जाता है कि एक काम करो, कंपनीज के लिए ये वाली बैलेंस शीट बना लो, और जो सिंगल ओनर है उनके लिए वाली बैलेंस शीट बना लो। हालांकि अभी आपको बैलेंस शीट नहीं पता, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, सेम रहे, उसके लिए हमें क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है। अब आता है दूसरा वर्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग मैं आपको कुछ टाइम बाद बताऊंगी। वैसे कंसिस्टेंसी का मतलब तो आपको पता ही होगा, लगातार, बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ये मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगी। ठीक है, तो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें हम यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बनाए रख सकें। ठीक है, और थर्ड क्या आ जाता है, दिस कंसिस्टेंसी। अच्छा अब ये कंसिस्टेंसी चाहिए क्यों हमें,
तो इसकी मदद से हमें क्या हेल्प होती है? दिस कंसिस्टेंसी हेल्प्स मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर यूजफुल फॉर एवरीवन हु यूजेस इट। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कुछ यूजर्स होते हैं। अब उनके जो यूजर्स हैं उनके लिए मोर इन्फॉर्मेटिव रहे वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मोर यूजफुल रहे, उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड पड़ती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड इसलिए है, हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मेन बात तो यही है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द नॉर्म्स और रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप नॉर्म्स कह लो या फिर रूल्स कह लो। ठीक है, तो नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? मापदंड। क्या होता है? मापदंड। अच्छा, मापदंड का मतलब, तो नॉर्म्स में बोलते हैं एक क्राइटेरिया, नॉर्म्स का मतलब मैं बोल दूं आपको क्राइटेरिया। तो क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो क्राइटेरिया हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो क्राइटेरिया हैं या फिर वो रूल्स हैं विच आर टू बी फॉलोड इन ट्रीटिंग वेरियस आइटम्स ऑफ असेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स। आई होप अब आपको सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी। अब आपको असेट्स का मीनिंग पता है, लाइबिलिटीज का मीनिंग पता है, एक्सपेंसेस का मीनिंग पता है, इनकम का मीनिंग पता है। तो देखो, जब भी आपको वेरियस आइटम्स, तो अकाउंटिंग में जब भी आपको अलग अलग आइटम का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ट्रीटमेंट करना पड़ता है मतलब कि ये आइटम कहाँ जाएगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड होगी भी या नहीं, ठीक है, ये सब। तो ऐसा ट्रीटमेंट करने के लिए, तो इन सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट करने के लिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड पड़ती है। क्या पड़ती है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड पड़ती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आप इनका ट्रीटमेंट करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना किसी आपके जो असेट्स हैं, आपने अपनी बुक में असेट दिखाए हैं, ठीक है, और कोई और पर्सन उसको लाइबिलिटी दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। असेट सबके लिए सेम होगा कि असेट क्या है, और लाइबिलिटी भी सबके लिए सेम होगा कि लाइबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये बताता कौन है? तो आपके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो रूल्स होते हैं या फिर वो क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो असल में बोलना क्या चाह रहा है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द नॉर्म्स और रूल्स विच आर टू बी फॉलोड इन ट्रीटिंग वेरियस, ये आइटम्स वगैरह ये बुकिश लैंग्वेज है, आप सीधे सीधे लिख सकते हो, इन ट्रीटिंग वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करते वक्त जो रूल्स या फिर जो क्राइटेरिया हमको फॉलो करने पड़ते हैं वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो रूल्स, वो नॉर्म्स या फिर वो रूल्स जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। कब? किसी भी ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट करते हुए, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको क्लियर है। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरी कैटेगरी है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम एक एक करके दोनों कैटेगरीज पढ़ेंगे। पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो हमें क्लियर है, वो रूल्स या फिर वो नॉर्म्स जो कि हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंटिंग करते वक्त। अकाउंटिंग करते वक्त जो रूल्स, जो नॉर्म्स आपको फॉलो करने हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दो कैटेगरीज हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं? तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर लाइक द अनरिटन रूल्स। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द unwritten rules which are assumed to be known and followed by every accountant। तो पता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या हैं? ये वो अनरिटन रूल्स है। अनरिटन मतलब जो कहीं लिखे नहीं गए हैं। तो ऐसे अनरिटन रूल्स जिनको कि अज्यूम किया जाता है टू बी नोन, जिन्हें अज्यूम किया जा रहा है टू बी नोन एंड फॉलोड बाय एवरी अकाउंटेंट। तो देखो, ये कुछ अनरिटन रूल्स हैं जो कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं, मान रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, मान लेना, ठीक है। तो ऐसे रूल्स जो कि कहीं पर लिखे नहीं गए हैं पर हम ये मान के चल रहे हैं कि हर एक अकाउंटेंट को ये रूल्स पता है और हर एक अकाउंटेंट इन्हें फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। अब आप पूछो मैम ऐसे कैसे रूल्स हो गए जो कहीं पे लिखे नहीं है पर हर किसी को पता भी और फॉलो भी कर रहे हैं? तो कुछ बेसिक रूल्स के एग्जांपल दूं आपकी डेली लाइफ में, ठीक है। आपके घर पे जब भी कोई बड़े आते हैं, कोई रिलेटिव्स आते हैं, जब वो आते हैं तो आप लोग उनको प्रणाम करते हो। अब एक बात बताओ, क्या आपके घर में इस बात का कहीं रूल बुक टंगा हुआ है, रूल की लिस्ट टंगी हुई है कि जब भी कोई एल्डर रिलेटिव आपको मिलता है या घर पे आता है तो आपको उन्हें ग्रीट करना होता है, नमस्ते करना होता है? ऐसा कहीं पे रूल बुक है टंगी हुई? नहीं टंगी हुई है, ठीक है। आपके जो भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे घर पे, उनके लिए भी कोई रूल बुक टंगी नहीं होगी, बट आप ग्रीट करते हो। आप ये बोलते हो अपने भाई बहन को भी कि जाओ और उन्हें ग्रीट करके आओ? नहीं, आपको पहले से आप अज्यूम करके चलते हो कि उसे भी पता है कि ग्रीट करना है। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, उन्हें भी पता है कि ग्रीट करना है और वो भी जाकर के ग्रीट करेंगे, ठीक है। और मैं बताऊँ, आपके स्कूल में, ठीक है, अब आप जब स्कूल जाते हो तो देखो, आपके स्कूल में किसी ने बोला है क्या कि जिस बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ वो क्लास में नहीं बैठ सकता? ऐसा बोला है? कहीं पे लिखा हुआ रूल है?
कहीं पे रिटर्न में है ये रूल कि जिस बच्चे ने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है वो इस स्कूल की क्लासरूम में नहीं बैठ सकता। जिस स्कूल की क्लासरूम में एडमिशन लिया है, सॉरी, जिस स्कूल में एडमिशन लिया है उसी की क्लासरूम में बैठ सकता है। ये कहीं पर लिखा नहीं होता, बट आप लोगों को पता है, सबको पता है, और आप लोग फॉलो करते हो, फॉलो भी करते हो, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर आप कहीं पर भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, अपने स्कूल में कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, तो आप वहाँ पर बहुत ही पोलाइट वर्ड्स, बहुत ही फॉर्मल तरीके से बात करते हो। आपका डिबेट है या फिर स्पीच है, ठीक है, कुछ भी है, आप अगर स्कूल में दे रहे हो तो आप बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज और मतलब बहुत ही मैनर्स के साथ बोलते हो। अब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप बोलते हो, ऐसे यार वगैरह बोलते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, चिल होकर के कुछ भी बोल देता है, तो फ्रेंड्स के साथ जैसे बात करते हो आप स्पीच में वैसे तो बात नहीं करोगे। तो क्या स्पीच के रूल्स कहीं पर लिखे हुए थे कि आपको कैसे करके जो स्पीच है वो लिखी होगी कि हाँ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स का नहीं लिखा होता है। तो ये रूल्स क्या होता है, लिखे हुए नहीं होते हैं, बट हम क्या मान के चलते हैं कि हर किसी को पहले से ही पता है कि मैनर्स के साथ रहना है, अपने से बड़ों को ग्रीट करना है। जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है आप उसी स्कूल की क्लासरूम में बैठने के लिए, और जिस क्लास में एडमिशन लिया है, बाकायदा ये नहीं कि आपने अगर 11th क्लास में एडमिशन लिया तो आप 12th क्लास में जाके बैठ जाओगे, नहीं, 11th में ही जाके बैठोगे, है ना। तो ये सारे रूल्स कहीं पे लिखे नहीं होते हैं, बट हम फिर भी हमें पता होता है कि हर किसी को ये पता है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं हर किसी को पता है, और हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि हर कोई उसे फॉलो भी कर रहा है। तो वैसे ही अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी उन अनरिटन रूल्स की तरह, तो अकाउंटिंग में भी कुछ रूल होते होंगे जो रिटन नहीं है, जो कहीं पे लिखे नहीं गए हैं, पर हर एक अकाउंटेंट क्या मान के चलता है कि हर एक अकाउंटेंट को ये रूल्स पता है और हर एक अकाउंटेंट इन रूल्स को फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। हमने बोला ना अज्यूम करना होता है, आपको क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है। तो अज्यूम करना होता है मतलब, मान लेना, अज्यूम करना मतलब मान लेना। तो इसीलिए मैं बोल लूँ ये वो अजम्पशंस है, तो वो अनरिटन रूल्स की तरह है। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट्स असल में क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशंस है। क्या है, अकाउंटिंग अजम्पशंस, वो भी कैसे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो फंडामेंटल मतलब बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, और कुछ भी नहीं है, बेसिक अकाउंटिंग क्या है, अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्या है, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस, कि हर एक अकाउंटेंट को ये सारी चीजें पता है, सारे रूल्स पता है, और हर एक अकाउंटेंट इन्हें ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल देते हैं दे आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब एस्टिमेशन, अजम्पशन मतलब एस्टिमेशन, ठीक है। मान लेना मतलब एस्टिमेट लगाना, लगभग, अंदाजा लगाना बोलते हैं ना। तो अजम्पशन करना अंदाजा लगाना ही तो है, तो मान लेना या अंदाजा लगाना, इसलिए मैंने अजम्पशंस का मीनिंग एस्टिमेशन भी लिखा है, ठीक है। तो अंदाजा लगाना, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपको क्लियर होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप समझ चुके हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है, वो अनरिटन रूल्स हैं जिन्हें कि अज्यूम करके चलते हैं हम कि हर एक अकाउंटेंट को पता है और हर एक अकाउंटेंट इन रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम पढ़ने जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, मैंने कहा ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला था अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस का मीनिंग क्या है, तो कन्वेंशन के मीनिंग से पहले हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पूरा ही देख लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर सिंपली द गाइडलाइंस, द गाइडलाइंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो वो गाइडलाइंस हैं फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सी गाइडलाइंस है। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट था वो क्या था, अनरिटन रूल्स की तरह था, वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, वो कहीं पे रूल नहीं था, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, गाइडलाइंस की तरह है। क्या है, गाइडलाइंस की तरह, जो कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो की जाती है, ठीक है। डेवलप्ड फ्रॉम कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है ना, ये बताओ कैसे बने हैं। इनके लिए भी कोई रूल बुक नहीं थी। पता है क्या हुआ, देखो पास्ट में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपके घर में सपोज ले लूँ मैं, पूजा करने का तरीका, तो जैसे आपके दादाजी पूजा करते होंगे शायद, या आपकी दादी जी पूजा करती होंगी, आपकी नानी पूजा करती होंगी, उसी तरीके से आपकी मम्मी या आपके पापा पूजा करते होंगे। और जब आपने अपनी मम्मी पापा का पूजा करने का तरीका देखा होगा तो उसी तरीके से आप लोग भी पूजा करते होंगे अपने घर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं बोल लूँ ये था कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब
जैसे पहले वालों ने किया, आपने बिना सवाल जवाब किए क्या कर लिया, चुपचाप से मान लिया और उसको फॉलो करते रहे, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये एक प्रथा बन गई, प्रथा बन गई। आपका जो पूजा करने का तरीका है वो प्रथा बन गई। आपके घर का जो रूटीन होगा वो भी क्या होगी, एक प्रथा है आपके घर की, ठीक है। मतलब देखो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, जो चीज चली आ रही थी बहुत लोगों में कॉमन थी। जैसे देखो हर गांव का अपना अपना क्या होता है, लोकल फेस्टिवल होता है, ठीक है। लोकल फेस्टिवल होता है हर गांव का या हर एरिया का अपना अपना लोकल फेस्टिवल होगा। तो देखो वहाँ पहले के लोग उसको सेलिब्रेट करते होंगे, अब आगे चलते आ रहे लोगों ने क्या देखा होगा कि हाँ हमारे पहले वाले फॉलो कर रहे थे, हम भी फॉलो कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस यही है, ये हैं वो गाइडलाइंस जो कि हमसे पहले जो अकाउंटिंग कर रहे थे वो फॉलो कर रहे थे। तो इन गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहे थे और इन्हीं गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये गाइडलाइंस बन गई अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस का मतलब ही होता है प्रैक्टिसेस या आप बोल लो प्रथाएं। तो कन्वेंशंस मतलब या तो प्रैक्टिसेस या तो प्रथाएं, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपको क्लियर हो गया होगा कि वो गाइडलाइंस हैं जिनको कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। और ये गाइडलाइंस कहाँ से आई हैं, ये डेवलप की गई, धीरे धीरे डेवलप किया गया उनको, ठीक है। क्या किया गया और एडवांसमेंट लाई गई होगी, पर बेसिक तो वही था, बेस वही था जो पहले वाले हमसे पहले वाले फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो उनको ही हमने डेवलप करके अपनी गाइडलाइंस बना दिया है। तो कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम, ठीक है। तो अब समय के साथ साथ हमने उन प्रैक्टिसेस को क्या कर लिया है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया है, पर फॉलो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब दे आर ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि मैंने आपको कहा अकाउंटिंग कन्वेंशंस को आप अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल लो या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बोल लो, बात तो एक ही है, क्योंकि प्रैक्टिसेस बोलो या कन्वेंशंस मतलब क्या है उसका, प्रथाएं, ठीक है। तो वो प्रथाएं जो कि हमसे पहले वाले फॉलो कर रहे थे, तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो हमसे पहले हमारे जो पूर्वज थे होंगे वो फॉलो कर रहे थे अकाउंटिंग करने के लिए। अब हमने आज के टाइम में क्या किया, उनको चेंज नहीं किया, बस उनको ही डेवलप किया, थोड़ा बहुत क्या किया, डेवलप किया। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है तो हमने डेवलप किया, पर बेसिक जो मूल होता है ना, बेस, वो चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। ठीक है, तो आई होप अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आपको क्लियर होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस या फिर व्हाट आर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में डिफरेंस बताओ, तो 2 पॉइंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ये रहे और 2 पॉइंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हम ऑलरेडी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के 2 पॉइंट ये रहे और अकाउंटिंग कन्वेंशंस के 2 पॉइंट ये रहे। तो आप इसी को एक टेबल फॉर्मेट में लिख लोगे तो आपका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं कौन कौन से। हमें पता चल गया अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होता है कुछ, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता है कुछ। अब अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, या हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, 3। कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, 3। सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, है ना, फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि हर किसी को ये बात पता है, और हर किसी को मतलब हर एक को नहीं। आप लोग कॉमर्स नहीं पढ़ रहे थे तो इससे पहले आपको पता थी ये बातें, नहीं। इवन आप भी अब सीख रहे हो ना, जब मैं सिखाऊंगी उसके बाद सीख रहे हो, जब आपके टीचर ने स्कूल में सिखाया होगा उसके बाद सीखा होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, सॉरी ये जो अजम्पशंस हैं वो क्या है कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हर एक अकाउंटेंट को पता है और हर एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा आप साइंस स्ट्रीम में जाके पूछोगे और बोलोगे नहीं नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं तुम्हें पता है, ऐसा नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट्स की बात करी है, ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है, पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। चलो अकाउंट्स को छोड़ो, हम पहले थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। आप देखो, आप लोग रात को जब सोते हो तो अगली सुबह उठने के लिए क्या आप लोग अलार्म लगाते हो, बिल्कुल लगाते हो। आपके पेपर आने वाले हैं, अगर 1 हफ्ते बाद आपके पेपर आने वाले हैं, कोई भी यूनिट टेस्ट है या कोई भी पेपर है आपका, तो 1 हफ्ते पहले से आप उसको लेकर के तैयारी तो आप लोग करोगे नहीं, क्यों, बस टेंशन लोगे आप लोग और बोलोगे पेपर आने वाले, पढ़ना तो आपने है नहीं, है ना। देखो पहले आप इसलिए नहीं पढ़ते, आपको लगता है बाद में बहुत टाइम है, और आप बाद में क्यों नहीं पढ़ते, अब आपको लगता है अरे अब तो बहुत कम टाइम है, पढ़ के भी क्या कर लूंगा। और पहले क्यों नहीं पढ़ रहे थे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी से पढ़ा तो भूल जाऊंगा। और ऐसे करके ना आप पहले पढ़ते हो ना बाद में पढ़ते हो, लेकिन टेंशन लेते हो, है ना, कि 1 हफ्ते बाद पेपर है, तो आपको थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगती है। जैसे जैसे पेपर पास आते हैं आपकी टेंशन बढ़ने लगती है, ठीक है। और आप लोग अलार्म लगा के रखते हो हर सुबह उठने के लिए। अब एक बात बताओ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान्स भी बनाते होंगे, क्या क्या प्लान्स बनाते हो आप लोग, हम परसों यहाँ घूमने चलेंगे, इस वीकेंड पे ये करेंगे,
ऐसे करके आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग्स करते होंगे, है ना। तो हम लोग सभी क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ। आप में से तो कई होंगे जिन्होंने बुढ़ापे तक का सोचा होगा कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, क्या बनना है ये ना भी सोचा होगा, बट इतना तो होगा कि कैसी लाइफ जीनी है हमने, ये आप लोगों ने प्लान करके रखा होगा या सोच के तो रखा होगा कि बस ऐसी लाइफ हो ना हमारी, तो फिर मज़ा आ जाएगी या फिर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि ऐसी होनी चाहिए हमारी लाइफ। तो हमने कुछ ना कुछ क्या किए होंगे, अजम्पशंस ही हैं ये भी, क्या किए होंगे हमने, कुछ ना कुछ अजम्पशंस किए होंगे कि हम ऐसे जिएंगे। अब ज़रूरी है वही हो रहा है आपके लाइफ में, हम तो अगले मूवमेंट में क्या हो जाए ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे अकाउंटिंग का क्या लेना देना। तो जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, आपको पता है ये क्या बोलता है, ये जो बोलना चाहता है वो लोग आप पहले से ही फॉलो करते हो, ठीक है। तो हमारा अलार्म लगाना, फ्यूचर में प्लान बनाना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उस बात को लेकर के आज टेंशन लेना, ये बताओ किस चीज़ को इंडिकेट करता है, कि हम लोग मान के चल रहे हैं हम क्या हैं, अभी बहुत लंबा जीने वाला है ना। किसी ने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं कल ही मर जाऊंगा और परसों फिर मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे प्लान तो किसी के नहीं होते, है ना। देखो लाइफ क्या है, बहुत इनडेफिनेट है, किसी को भी नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना, हमारी लाइफ में कब कौन सा टर्न आ जाए। बट हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, हम अलार्म, देखो हर रात हम अलार्म लगा के सोते हैं, क्योंकि हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं हम, कि हम अगली सुबह उठेंगे, हेल्दी उठेंगे, ठीक है। और देखो सबसे पहले जब आप लोग उठते हो तो हर रोज प्रे किया करो भगवान से, कि थैंक यू बोला करो कि आप लोग उठे हो, क्योंकि कई लोग जब सोने जाते हैं तो फिर नेक्स्ट डे उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए तो थैंक यू बोल रहा मैं। और क्या, तो ये था हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही था ये। हम क्या मान के चलते हैं, हमारी लाइफ क्या इनडेफिनेट है, हमारी लाइफ चलने वाली है, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है हमारी लाइफ, हम ये मान के प्लान्स भी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है ना, तो गोइंग कंसर्न मतलब गोइंग मतलब तो चलते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा वॉक वाला चलता नहीं, बिजनेस रन करता रहेगा, अब भागने वाला रन भी नहीं है, ठीक है, बिजनेस चलता रहेगा। कंसर्न का मतलब यहाँ पे होता है बिजनेस, कंसर्न का क्या मीनिंग है यहाँ पे, बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन मतलब हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, चलता रहेगा। अजम्पशन मतलब तो आपको बता दिया मैंने, एस्टिमेशन। तो हम क्या एस्टिमेट करके चल रहे होते हैं, अ बिजनेस इज अज्यूम टू बी। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस को एस्टिमेट किया जाता है कि वो बिजनेस विल टू बी कीप रनिंग इनडेफिनिटली। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो इनडेफिनेटली चलता रहेगा। क्या मान के चलते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो इनडेफिनेटली चलता रहेगा। अब आप लोग बोलो मैम अगर हम बिजनेस खोल ही इस पर्पस से रहे हैं कि 1-2 साल हम ये बिजनेस करेंगे, उसके बाद हम कुछ और बिजनेस करेंगे, ये बंद कर देंगे, तो वहाँ पे भी हम ये मान के चल रहे होते हैं हमारा जो बिजनेस है ना, या तो वो इंडेफिनेटली चलता रहेगा या फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, और जब तक भी चले हाल फिलहाल में तो वो बंद नहीं होने वाला है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या अज्यूम करके चलते हैं हम, कि हमारा बिजनेस या तो इंडेफिनेटली चलेगा या तो हमारा बिजनेस हाल फिलहाल में तो बंद नहीं होने वाला है, तो मतलब अभी चलेगा ही, ठीक है। तो हर कोई यही अज्यूम करके चलता है, हर एक शॉपकीपर, ठीक है। बिजनेस छोड़ो, आप लोग अपनी लाइफ में भी देखो ना, आप क्या अज्यूम करके चलते हो कि आपकी लाइफ इनडेफिनेट, और आपके प्लान्स भी क्या आपके इंडेफिनेट लाइफ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप भी प्लान वैसे अकॉर्डिंगली करते हो। तो वैसे ही हर बिजनेस का ओनर ये मान के चलता है कि उसका बिजनेस इंडेफिनेटली चलेगा, और साथ ही साथ उसके जो प्लान्स हैं, उसका जो बिजनेस है वो हाल फिलहाल में तो बंद नहीं होने वाला, तो प्लान्स भी उसके इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो अ बिजनेस इज अज्यूम टू कीप रनिंग इनडेफिनेटली, हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक बिजनेस इनडेफिनेटली चलते रहने वाला है, दैट इज, जिसका मतलब है बिजनेस। अच्छा, I.E को ये है दैट इज का शॉर्टकट, ठीक है। दैट इज को शॉर्ट में लिखते हैं I.that is, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं I.that is, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं I.E, ठीक है। तो I.E स्मॉल लेटर्स में, इसका मतलब होता है दैट इज। तो अ बिजनेस इज अज्यूम टू कीप रनिंग इनडेफिनेटली, दैट इज बिजनेस इज नॉट गोइंग टू शट डाउन एनी टाइम सून। एनी टाइम सून मतलब कि हाल फिलहाल में तो बंद नहीं होने वाला है, शट डाउन मतलब बंद, परमानेंटली बंद, ठीक है। तो हमारा तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। तो आई होप आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन समझ आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक अकाउंटेंट को पता है, और हर एक अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग भी इसी हिसाब से कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब ऐसा सोचने की वजह से क्या होता है, तो ऐसा सोचने की वजह से कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें जैसे कि, तो देखो आप लोगों ने लाइबिलिटीज़ पढ़े, आप लोगों ने और क्या पढ़ा, असेट्स के बारे में पढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ, असेट्स को हम बोलते हैं करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। लाइबिलिटी में भी हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। सोच करके देखो आप लोग जरा,
आप लोग सोच के देखो, अगर आप लोग ये मान के ही नहीं चलते कि आपके बिजनेस की लाइफ इनडेफिनिट है, तो आप लोग क्या मान के चलते कि आज ही हमारा बिजनेस क्या होने वाला है, शट डाउन होने वाला है, या हाल फिलहाल में ही हमारा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। अब अगर हाल फिलहाल में ही आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, तो मुझे बताओ कोई भी असेट या कोई भी लाइबिलिटी आप ऐसे डिवाइड कर पाओगे कि ये असेट या ये लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर वाली है और ये असेट या ये लाइबिलिटी 12 महीने के बाद वाली है? आप कर पाओगे ऐसे क्लासिफिकेशन? नहीं कर पाओगे। वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हमने क्या बोला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार हम बोलते हैं, एक ही साल में जो खर्चे बार बार होंगे उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और जो खर्चे एक साल में एक बार या 2-3 सालों में एक बार होंगे उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो अब आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं होता तो ये तीनों चीजें भी नहीं होती। ना तो आप असेट को 12 महीने से कम, 12 महीने से ज्यादा में डिवाइड कर पाते, ना आप लाइबिलिटी को डिवाइड कर पाते, और ना ही आपका जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड हो पाता है ना। तो अब देखते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से ही है। क्या है? दैट असेट्स आर क्लासिफाइड एज करंट असेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, कि हमारे जो असेट्स है ना वो करंट और फिक्स्ड एसेट्स में हमने क्लासिफाई किए हैं। किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से। ठीक है, वैसे ही हमारी लाइबिलिटीज भी क्लासिफाइड है करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में। किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से। और वैसे ही हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी हमने क्लासिफाई किया है। कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किसकी मदद से, किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं होता, ना हमारे फ्यूचर के प्लान्स बनते, ना बिजनेस वालों के फ्यूचर के प्लान बनते, ना ही कोई अकाउंटेंट असेट को क्लासिफाई करता, ना लाइबिलिटीज को क्लासिफाई करता, और ना ही हमारे रेवेन्यू या फिर कैपिटल नाम के एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर हमारा सिर्फ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से क्या क्या चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, तो ये तीनों चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, और या फिर घुमा करके पूछ लिया कि ये तीनों चीजें किस, या फिर इनमें से एक भी दे दिया और बोल दिया ये किस वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से पॉसिबल हो पाया है, तो आपको बोलना है ये अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और वो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट है? आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कंसिस्टेंसी का अजम्पशन। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी का अजम्पशन। तो मैंने आपको कहा था कि मैं कंसिस्टेंसी का मीनिंग थोड़ी देर में बताऊंगी, तो अब हम कंसिस्टेंसी का मीनिंग देखेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब, वैसे तो मैंने आपको क्या बताया, लगातार या निरंतर, है ना, लगातार या फिर निरंतर, तो इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो हम एक बात बोलते हैं, वंस वी पिक एन अकाउंटिंग मेथड स्टिक विद इट। अब उससे पहले हम एक बात कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। तो आपके बिजनेस में जो स्टॉक है उसकी मनी वैल्यू है क्या? मैंने आपको बोला था ना, आपके बिजनेस में जो गुड्स हैं उसकी मनी वैल्यू को हम स्टॉक बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके स्टॉक की मनी वैल्यू है क्या? आपने जिस दिन, हो सकता है जिस दिन आपने स्टॉक खरीदा था, आपने वो 1 लाख रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, लेकिन आज जब आप उसको बेचोगे या उसकी जो मार्केट वैल्यू है, हो सकता है वो 50,000 हो चुकी हो क्योंकि वैल्यू कम हो गई हो, या फिर हो सकता है वो 1,50,000 हो चुकी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं अपने स्टॉक की वैल्यू मानूं क्या? जितने में मैंने खरीदा था या जितने में मैं बेचूंगी, मैं अपनी स्टॉक की क्या वैल्यू मानूं? ठीक है, तो ये निकालने के लिए मुझे कुछ मेथड का, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोई मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और हमने डेप्रिसिएशन भी अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो डेप्रिसिएशन क्या था? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। आपके फिक्स्ड असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गिरावट हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो निकालना कैसे है इस लॉस को, कितनी गिरावट हुई है और कितनी हर महीने कितनी गिरावट होगी, ये कैसे निकालेंगे हम? तो डेप्रिसिएशन निकालने के अपने मेथड्स होते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब समझ गए, स्टॉक की मनी वैल्यू क्या है ये पता करने के लिए अपने मेथड्स होते हैं। ठीक है, दोनों के क्या होते हैं? अपने अपने मेथड्स होते हैं। तो देखो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के भी बहुत से मेथड हो सकते हैं और डेप्रिसिएशन के भी बहुत से मेथड होते हैं। ठीक है, अब मेथड तो बहुत सारे होते हैं, तो वैसे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम अकाउंटिंग में सीखेंगे, आगे चल करके सीखेंगे। पर मुद्दे की बात यह है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अलग अलग चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए क्या होते हैं? अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अब कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलते हैं हमें? वंस वी पिक एन अकाउंटिंग मेथड, एक बार आपने जो अकाउंटिंग मेथड यूज कर लिया, तो अकाउंटिंग मेथड समझ गए, किसी भी चीज़ के कैलकुलेशन के लिए
ठीक है। तो अकाउंटिंग मेथड मतलब किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या कर लिया, एक बार जो अकाउंटिंग मेथड यूज कर लिया, अब डेप्रिसिएशन के लिए सपोज मेथड 1 2, अभी देखो आपको हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अभी तो आपको पता नहीं है मेथड के नाम क्या है, ठीक है। तो सपोज मेथड 1 2 3 है, 3 4 5 6 7 मेथड थे सपोज डेप्रिसिएशन के, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या बोलता है, वंस वी पिक एन अकाउंटिंग मेथड, तो पहले आपके पास चॉइस है कि इनमें से आप कोई सा भी मेथड चूज कर लो, और सपोज हम चूज करते हैं कि मेथड नंबर 3 फॉलो करेंगे, हम क्या चूज करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, मेथड नंबर 3 फॉलो करेंगे, तो स्टिक विद इट। तो अब आपको उससे ही स्टिक करना है, तो स्टिक विद इट मतलब अब आप अपने मेथड को चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेथड नंबर 3 फॉलो कर लिया, तो आपको हर बार मेथड नंबर 3 ही फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वो मेथड चेंज कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन, तो मैंने कहा था ना कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, तो वो बस ये बोल रहा है कि लगातार आप सेम चीज को फॉलो करो, सेम मेथड को फॉलो करो। तो कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या लाता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, यूनिफॉर्मिटी, कि वो सबकी जो जितनी भी कंपनीज हैं सबकी क्या लगे, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहे, यूनिफॉर्म रहे, ठीक है। सेम रहे मतलब फिगर्स तो अलग अलग होंगी पर फॉर्मेट सेम रहे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब फॉर्मेट्स हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखो सारे बिजनेसेस, सेम कैटेगरी के बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट सेम रहे, ये चीज इंश्योर करता है। और क्या इंश्योर करता है कि हर एक बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे। तो बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे मतलब एक बार आपने जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन यूज कर लिया, आप उस पर ही स्टिक करो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इंश्योर दैट अ कंपनी यूजेस द सेम अकाउंटिंग मेथड्स ईयर आफ्टर ईयर। अब ऐसा नहीं है कि मैम एक साल तो यूज कर लिया उसके बाद चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मेथड नंबर 3 फॉलो किया था ना, तो आपको मेथड नंबर 3 ही फॉलो करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में क्या लिखा है मैंने आपको, मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या कह लो मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हो गए, या फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए आपने जो मेथड फॉलो कर लिए, एक बार आपने जो मेथड फॉलो कर लिया, स्टिक टू इट, आप अब उसे चेंज नहीं कर सकते। तो हर साल आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्लियर है आप लोगों को। अब मैम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, हो जाता है, गलती तो इंसान से होती रहती है। सपोज उसको मेथड नंबर 3 फॉलो नहीं करना था, या फिर उसको मेथड नंबर 2 फॉलो नहीं करना था, ठीक है। तो सपोज क्या, उसको 3 फॉलो नहीं करना था, उसे 2 फॉलो करना है अब, ठीक है। और उसको स्टार्टिंग में पता नहीं था, ज्यादा नॉलेज नहीं थी उसको, ठीक है। तो उसको स्टार्टिंग में ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि भाई 3 वाला तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, या फिर XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है ना। आप लोगों की चॉइसेस फिक्स थोड़ी ना रहती है, ठीक है। एक बार जो आप डिसाइड कर लेते हो, हर बार उस पर स्टिक थोड़ी ना रहते हो, चॉइसेस बदलती रहती है, आपका मूड बदलता रहता है ना। तो क्या आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बोल रहे हैं कि हर साल आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो ये जो 3 केसेस हैं, ये वो 3 केसेस हैं जब आप अपनी कंसिस्टेंसी अजम्पशन को ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कर सकते हो मतलब कंसिस्टेंसी का अजम्पशन खुद बोल रहे हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी बात है ना, तो आप लोग अपने जो कंसिस्टेंसी अजम्पशन है उसको ब्रेक करके आप मेथड चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप मेथड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हाउएवर दीज मेथड्स मे बी चेंज ओनली इन फॉलोइंग 3 केसेस। तो इन फॉलोइंग 3 केसेस में ही आप क्या कर सकते हो, अपने मेथड्स को, एक बार आपने जो मेथड चूज कर लिया था उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कैन बी चेंज, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 3 मेथड्स हैं, अच्छा 3 केसेस हैं। तो पहला केस क्या है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कह लिया कि आपको मेथड चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कह दिया आपको मेथड चेंज करना होगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। मैम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं आपके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद भी नहीं, मुझे लग रहा है अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम उसमें ही पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस ये मान लो बड़े वाले रूल्स, ठीक है। अभी के लिए बस क्या मान लो कि रूल्स हैं, ये भी क्या है, कुछ रूल्स हैं। क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्या है, रूल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब भी बताऊंगी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अलग क्यों हैं, और सेम है तो कैसे हैं, और डिफरेंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल से तो कैसे हैं, वो सब बताने वाली हूँ। तो बस अभी के लिए इतना रट लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने अगर कहा कि आपको अपना मेथड ऑफ कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यू मस्ट बोल दिया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने, ये क्या है, रूल्स है। तो रूल्स ने बोल दिया आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अ न्यू लॉ फोर्सेस अ चेंज,
कंट्री में ना एक नया लॉ बन गया। क्या बन गया? एक नया लॉ बन गया। आप कंट्री में लॉ बन गया और लॉ क्या बना कि आप लोग मेथड नंबर 3 अब से कोई भी कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस फॉलो नहीं कर सकता, उसको हम बैन कर रहे हैं। अब न्यू लॉ ने अगर मेथड, जिस मेथड को आप फॉलो कर रहे थे उसको ही बैन कर दिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा मजबूरन वो मेथड, है ना। तो अगर कोई लॉ बोलता है कि लॉ की वजह से कोई चेंज, फोर्सेस अ चेंज का मतलब है कि अगर लॉ की वजह से चेंज करना पड़ता है अपना मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपको, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द न्यू मेथड मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली क्लियरर और मोर प्रेजेंटेबल। या आपको लगता है एज एन ओनर आपको फील होता है कि यार इस मेथड में ना कैलकुलेशन के स्टेप ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक काम करता हूँ दूसरा मेथड फॉलो करता हूँ, उससे ना कैलकुलेशन में जो स्टेप्स है ना वो ज़्यादा क्लियर शो हो रहे हैं, या मेरी कंपनी का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बेटर ना मेथड नंबर 2 में दिख रहा है, 3 में नहीं। तो अगर एक ओनर को ऐसा लगता है तो कैसा लगता है, मोर प्रेजेंटेबल। तो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मोर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए या फिर सिग्निफिकेंटली क्लियरर, मतलब कि पहले से बेटर क्लियरली समझ आ रही है, तो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये चेंजेस लाने के लिए अगर ओनर मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करना चाहता है तो आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये 3 केसेस थे जब आप क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज कर सकते हो। पहला केस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कहा कि आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। एक कोई न्यू लॉ आता है आपकी कंट्री में या फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें ही कोई अमेंडमेंट आता है, उसमें ही कोई चेंज आता है और बोलता है कि आपको, मतलब अगर उन्होंने बोल दिया कि मेथड नंबर 7 ही फॉलो करना पड़ेगा हर एक कंपनी को, तो आपको 7 ही फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि 3 बैन नहीं किया, बट उन्होंने बोल दिया कि 7 फॉलो करना पड़ेगा, तो बात खत्म। अगर लॉ ने बोल दिया तो चेंज कर दो। और अगर आपको लगता है कि ओनर को लगता है कि इससे चेंज करने से, मेथड ऑफ कैलकुलेशन को चेंज करने से आपकी उनकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा क्लियर या फिर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी, तो आप तो आप चेंज कर सकते हो। तो आई होप कंसिस्टेंसी का जो अजम्पशन है आप लोगों को क्लियर हुआ। क्या बोलता है ये अजम्पशन, एक बार आपने कैलकुलेशन का जो मेथड फॉलो कर दिया, हर साल आपको वही फॉलो करना है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कभी चेंज नहीं कर सकते हैं इन 3 केसेस में। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने कह दिया कि चेंज करो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कंट्री में किसी न्यू लॉ ने बोल दिया या फिर एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंजेस आने की वजह से आपको कोई मेथड फॉलो नहीं करना है आप, और आपको उसकी वजह से दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और या फिर ओनर को लगता है कि सिग्निफिकेंटली क्लियरर या फिर मोर प्रेजेंटेबल उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लगेगी चेंज लाने से, तो वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग का जो कंसिस्टेंसी का अजम्पशन था वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब तीसरा आता है अजम्पशन, अक्रूअल अजम्पशन। क्या आता है, अक्रूअल अजम्पशन। अब अक्रूअल अजम्पशन क्या है, ठीक है। तो अक्रूअल अजम्पशन और कुछ नहीं है, ये अजम्पशन बताऊं क्या बोलता है, हमारी जो अकाउंटिंग है ना वो इसी अजम्पशन पे होती है, अकाउंटिंग हम इसी अजम्पशन पे करने वाले हैं। तो क्या बोलता है, तो अक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है आपको, तो देखो अक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है, सपोज आपने सामान बेचा, क्या आपने सामान बेचा, ठीक है। तो ये है आपका बिजनेस, ठीक है, और आपने बेचा सामान, तो आपने सामान बेचा, ठीक है। तो आपने सामान बेचा मिस्टर राज को। क्या बेचा आपने, सामान बेचा मिस्टर राज को। बिजनेस ने क्या किया, आपने सामान बेचा, मतलब मैं लिख दूं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज। आपने मिस्टर राज को गुड्स बेचे, सामान बेचा ऑन क्रेडिट। क्या, ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो आपने मिस्टर राज को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, उधार में आपने मिस्टर राज को क्या बेचा, गुड्स बेच दिए, ठीक है। अब उधार में आपने जब मिस्टर राज को गुड्स बेचे, उसके बाद मिस्टर राज ने क्या बोला, मैं ना पेमेंट एक काम करता हूँ आज, मैं पेमेंट करता हूँ 31 दिसंबर को। कब करूंगा पेमेंट, 31 दिसंबर को मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो मिस्टर राज ने बोला 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा इस सामान की, ठीक है। तो सपोज ये सामान खरीदा था 20,000 का। अब मुझे क्वेश्चन ये आता है, अब मुझे एक बात बताओ, ये है 18 अगस्त, ठीक है। तो 18 अगस्त को बिजनेस ने, मतलब हम लोगों ने, आपकी जो बिजनेस है, आपका बिजनेस है, हमारी जो चॉकलेट फैक्ट्री है, उसने मिस्टर राज को क्या बेची, कुछ चॉकलेट्स बेची, ठीक है। कब, 20,000 रुपीज की चॉकलेट्स बेची 18 अगस्त को, और मिस्टर राज ने हमें पेमेंट दी 31 दिसंबर को, ठीक है। तो या फिर मिस्टर राज ने बोला कि 31 दिसंबर को मैं दूंगा पेमेंट, तो 31 दिसंबर 2025, ठीक है, और ये भी है 2025।
अब क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि बिजनेस अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा इनकम। देखो सेल जब हुई है तो उससे इनकम आएगी, ये तो क्या है, कंफर्म है। अब सेल जब हुई है और कंफर्म उससे इनकम आनी है, तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि जब हम किताबों में मैं रिकॉर्ड करूंगी ना कि मैंने जब सेल किया, तो अब मेरे को ये बताओ मैं अपनी इनकम 18 अगस्त को रिकॉर्ड करूं कि मुझे इनकम मिल गई है 20,000, या फिर मैं 31 दिसंबर को करूं रिकॉर्ड कि मैंने इनकम कमा ली है 20,000। देखो कमा तो आपने 18 अगस्त को भी लिया है, पर मिली कब है आपको, 31 दिसंबर को। कमाई कब है आपने, 18 अगस्त। कमाना मतलब आपने क्या किया है, इनकम को अक्रू करना बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, इनकम को अक्रू करना। तो अक्रू करना मतलब इनकम आपकी जो है वो आपने कमाई कब, तो मतलब हार्डवर्क कब किया आपने, या उसके लिए जो मेहनत करनी थी या फिर जो भी काम करना था, गुड्स देने थे तो गुड्स कब दिए, सर्विस देनी थी तो सर्विस कब दी। तो जिस दिन सर्विस देते हैं हम बोलते हैं इनकम अक्रूड। इसे क्या बोलते हैं, अक्रूड। ये है अक्रूअल की डेट। क्या है, ये अक्रूअल की डेट है। अक्रूअल डेट है आपकी 18 अगस्त, और ये है आपकी पेमेंट मिली जिस दिन आपको। तो 31 दिसंबर है आपको रिसीविंग डेट। ठीक है, रिसीविंग डेट। रिसीविंग डेट मतलब जिस दिन आपको कैश एक्चुअली में मिला। तो अब ये बताओ अपनी किताबों में 18 अगस्त को रिकॉर्ड करोगे या फिर 31 दिसंबर को रिकॉर्ड करोगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, हमारे बिजनेस ने किसी से उधार पे सामान खरीदा, तो बिजनेस ने क्या किया, मिस्टर अशोक से क्या किया, बिजनेस ने हमारे सामान खरीदा। ठीक है, तो परचेज्ड गुड्स वर्थ, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। तो बिजनेस ने हमारे 10,000 का गुड्स खरीदा मिस्टर अशोक से ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा बिजनेस ने। और हमारे बिजनेस ने पे किया, ये 18 अगस्त को हुआ, और हमारे बिजनेस ने पे कर दिया 30 अगस्त को। पेमेंट मेड। हमारे बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा मिस्टर अशोक से 18 अगस्त को, और हमारे बिजनेस ने 30 अगस्त को मिस्टर अशोक को पेमेंट कर दी। तो अब मुझे ये बताओ पेमेंट की डेट मैं 18 अगस्त मानूं या फिर मैं 30 अगस्त मानूं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन समझ आए आपको। तो बोलना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इनकम, जो आपकी इनकम है बिजनेस में, आप उसको जिस दिन आपने इनकम आपको हुई है उस दिन रिकॉर्ड करोगे, या जिस दिन आपको इनकम मिली है उस दिन रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि जिस दिन आपने खर्चा कर लिया। देखो उसने सामान तो खरीद लिया ना, तो खर्चा तो कर लिया है। देखो खर्चा तो 18 अगस्त को ही कर लिया है बिजनेस ने, क्योंकि सामान तो खरीद लिया है ना, बट पेमेंट अभी करी है नहीं, पेमेंट करी 30 अगस्त को। तो बताओ खर्चा करना, जिस दिन आप खर्चा करते हो उसको बोलते हैं आपने खर्चा क्या कर लिया, इनकर कर लिया। इनकर करना मतलब उत्पन्न कर लिया, आपने खर्चा क्या कर लिया है, इनकर कर लिया है। तो देखो कॉस्ट, जब भी आपका खर्चा होता है ना, तो कॉस्ट के साथ हमेशा वर्ड आता है इनकर्ड, और आपका जो इनकम है उसके साथ हमेशा वर्ड आता है अक्रूड। तो इनकम आप अक्रूड करते हो, इनकम आप कमाते हो, तो इनकम कमाना, तो इनकम कमाना मतलब इनकम अक्रू करना। ठीक है, तो अक्रूड का मतलब है कमाना, और इनकर का मतलब है, तो कॉस्ट इनकर करना मतलब खर्चा खर्च करना, तो इनकर करना मतलब जनरेट करना। तो खर्चा जनरेट करने को बोलते हैं कॉस्ट इनकर्ड, और इनकम जनरेट करने को बोलते हैं इनकम अक्रूड। तो इनकम के साथ साथ हमेशा अक्रूड वर्ड आएगा, और कॉस्ट के साथ हमेशा इनकर्ड वर्ड आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये है, इनकम जिस दिन अक्रू करते हो आप लोग उस दिन आप एंट्री बुक में एंट्री करोगे, उस डेट की एंट्री करोगे, या फिर जिस दिन आपको पेमेंट असल में मिली है उस दिन की एंट्री करोगे। तो अक्रूअल बेसिस यही हमें सिखाता है। ठीक है, तो अक्रूअल बेसिस का जो अजम्पशन है वो हमें क्या बोल रहा है, तो देखो अक्रूअल अजम्पशन क्या बोल रहे हैं हमको, अब हम पढ़ते हैं। We record revenues when they are earned। हम रेवेन्यू यानी कि इनकम, तो इनकम को हम रिसीट, रेवेन्यू इनकम रिसीट, तो हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करते हैं, when they are earned, जब वो अर्न किए जाते हैं। तो अर्न मतलब when they are accrued, क्या, when they are accrued। तो जिस दिन आपने अक्रू किया ना उसी दिन रिकॉर्ड कर लो, क्या कर लो, जिस दिन आपने अक्रू किया उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, और खर्चों को कब रिकॉर्ड करो, जिस दिन आपने इनकर किया। तो पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता,
रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश एक्चुअली इज रिसीव्ड और पेड। तो यही बोलना चाहता है, फर्क नहीं पड़ता आपको कैश आज मिला या नहीं, अगर आपने अक्रू कर ली है इनकम अक्रू कर लिया, मतलब आपने राइट स्टैब्लिश कर दिया कि अब आपको पैसे तो मिलने हैं, आपने गुड्स दे दिए तो आपका राइट स्टैब्लिश हो गया ना कि भाई सामने वाला लाइबल हो गया आपको देने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आपने अगर किसी को कोई सामान बेचा या फिर आपने किसी को कोई सर्विस दे दी तो सामने वाले की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लीगली बाइंडेड है किस चीज से कि उसे आपको पेमेंट देनी होगी। तो इसको हम बोलते हैं इनकम अक्रू कर लिया आपने। तो जैसे ही आप अपनी रेवेन्यू या फिर इनकम को अक्रू कर देते हो उसी डेट को अपनी किताब में रिकॉर्ड कर लो और फर्क नहीं पड़ता कि किस दिन आपको कैश मिला, ठीक है। तो कैश मिलने वाली डेट नहीं, कब, कौन सी डेट, जिस दिन आपने अक्रू किया उस दिन हमें क्या करना होता है, अपनी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में। और खर्चे को, तो आपने जब एक्सपेंस इनकर किया तो एक्सपेंस इनकर जिस दिन आपने खरीदा एक्सपेंस इनकर हो गया, अब लीगली राइट बन गया सामने वाले पर्सन का कि वो आपसे पैसे अब रिसीव करेगा। आपकी अब लाइबिलिटी बन गई ना कि आपने मिस्टर राज को क्या करनी है, मिस्टर अशोक को क्या करनी है, पेमेंट करनी है। बिजनेस ने मिस्टर अशोक को पेमेंट करनी है क्योंकि बिजनेस ने खर्चा पहले ही क्या कर लिया, इनकर कर लिया। तो आप पेमेंट कब कर रहे हो, उस दिन पे नहीं जिस दिन आपने खर्चा इनकर किया। तो हमारे एग्जाम्पल में 18 अगस्त को आपने सामान खरीदा तो हम बोलते हैं आपका खर्चा इनकर हो गया, अब आपको आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। तो जिस दिन आपका खर्चा इनकर होता है यानी कि 18 अगस्त को आप क्या करोगे, बुक्स में रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। 18 अगस्त को खर्चे की रिकॉर्डिंग करोगे। तो देखो दोनों में से 30 अगस्त को नहीं करोगे, पेमेंट वाले दिन नहीं करना है, 18 अगस्त को करना है आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो खर्चे की रिकॉर्डिंग जिस दिन कॉस्ट इनकर किया आपने, और इनकम की रिकॉर्डिंग जिस दिन इनकम अक्रू की। तो आपने इनकम कब अक्रू किया है, तो इनकम अक्रू की है आपने 18 अगस्त को इनकम अक्रू किया ना, 18 अगस्त को। तो आप इस दिन को अपनी इनकम, तो अपनी किताब में आप इनकम दिखाओगे 18 अगस्त के दिन और अपना खर्चा भी दिखाओगे कब, 18 अगस्त के दिन। तो बेसिकली जिस दिन आपने खर्चा इनकर किया या फिर आपने इनकम अक्रू की उस दिन आप क्या दिखाओगे, अपना खर्चा या फिर अपनी इनकम दिखाओगे, ठीक है, उसी दिन को। देखो सिंपली कंक्लूजन में बोलते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, यू अर्नड इट, आपने कमा लिया, रिकॉर्डेड, आप क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। इफ कस्टमर हैजंट पेड येट, कस्टमर ने ना आपको अभी तक पेमेंट नहीं करी है फिर भी रिकॉर्ड कर लो क्योंकि आपने उसे अर्न कर लिया। तो देखो जैसे ही आपने अर्न किया आप रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। वैसे ही जैसे ही आपने यूज किया मतलब इनकर किया, तो किसी भी एक्सपेंस को आपने यूज किया या फिर इनकर कर लिया है, जैसे ही आपने इनकर कर लिया है किसी भी खर्चे को, उसको रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। इवन इफ यू हैवंट बीन पेड द बिल येट, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी है, कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्ड कर लो। आपने खर्चा तो कर लिया ना, आपने खर्चा कर लिया, रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आपने कमाई कर ली है, पेमेंट मिली नहीं मिली आपको वो बात अलग है, रिसीव किया आपने कैश या नहीं वो बात अलग है, पर आपने कमाई कर ली, रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। और आपने खर्चा कर लिया, रिकॉर्ड कर लो। तो कब पे कर रहे हो और कब आपको कैश मिल रहा है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही हमारा है अक्रूअल अजम्पशन। ये हमारा क्या है, अक्रूअल अजम्पशन। इस वाले में इतना टाइम लगाने का मेन मोटिव यही था कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए अक्रूअल अजम्पशन ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आई होप अक्रूअल अजम्पशन अब क्लियर होगा। और इसी के साथ हमारे अजम्पशंस होते हैं कंप्लीट। हमारे क्या होते हैं, अजम्पशंस कंप्लीट। अब हमारे अजम्पशंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और अब क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो मैंने कहा था ना हमारे पास 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस है और बाकी हमारे पास क्या, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 4 से ही हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 हमने पढ़े क्या, अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का जो पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो क्या है, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अच्छा अकाउंटिंग एंटिटी, मैम एंटिटी वर्ड तो सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना सा लग रहा है। हमने जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू कर रहे थे तब एंटिटी पढ़ा था। तो मैंने क्या कहा था, हर एक चीज जिसका खुद का अपना अस्तित्व है उसे एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग एंटिटी क्या हुआ, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है, business is treated as a separate entity that is distinct from its owner। तो हम बिजनेस को उसके ओनर से अलग एंटिटी मानते हैं। हम क्या मानते हैं, बिजनेस का अपने आप में अस्तित्व है और बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैम, हाँ पढ़ चुके हैं। तो ये चीज आई कहाँ से, यहाँ से। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन ने ऐसा बोला था
इसीलिए यहाँ से वो वर्ड आया, तो एंटिटी यहीं से आया है वो, ठीक है, वो वर्ड यहीं से डिराइव हुआ कि बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो ये चीज कहाँ से आई है? अकाउंटिंग कन्वेंशन से। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या बोल रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो अलग है और जो ओनर है वो अलग है, वो दोनों एक नहीं हो सकते, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। और अकाउंटिंग, अब हम अकाउंटिंग किसके नजरिए से करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग करोगे, आप खुद को ओनर रख के नहीं, आप खुद को बिजनेस मानकर अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तो अब से जब भी हम करेंगे ना कि मतलब अकाउंटिंग किसके नजरिए से करनी है, तो ओनर के नहीं, किसके नजरिए से करनी है? बिजनेस के नजरिए से हमें अकाउंटिंग करनी है। ये बात कौन बोल रहा है? ये गाइडलाइन किसने दिया हमको? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ने, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बिजनेस सेपरेट एंटिटी होती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने आपको कहा था, ओनर जब भी बिजनेस में पैसे लगाता है तो हालांकि बिजनेस ओनर का ही है ना, हालांकि बिजनेस ओनर का ही है, पर हम बोलते हैं कभी ना कभी तो बिजनेस को ओनर को पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ओनर ने जो पैसे बिजनेस को दिए हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया किस चीज का? अकाउंटिंग एंटिटी का। अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आपको कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है? जब बिजनेस बोल रहा है कि ओनर तुमने जो मुझे पैसे दिए ना, नहीं ये मेरा असेट नहीं है, मैं क्या मान रहा हूँ? इसे लायबिलिटी मान रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं फ्यूचर में आपको पे करूंगा वापस, ठीक है। तो बिजनेस बोलते हैं आप मेरे लिए क्या हो? इंटरनल लायबिलिटी हो। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। क्या लिख देंगे? कैपिटल। तो कैपिटल याद है ना, वो अमाउंट या फिर वो असेट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है किसने? ओनर ने किया है। तो कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो क्यों कैपिटल को बिजनेस की लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है? इस प्रिंसिपल की वजह से। किस प्रिंसिपल की वजह से? अकाउंटिंग एंटिटी। और क्या बोलता है ये प्रिंसिपल? ये बोलता है बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस का अपना खुद का अस्तित्व है, बिजनेस अपने आप में क्या है? एक एंटिटी है, ठीक है। तो आई होप अकाउंटिंग एंटिटी आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हाँ पढ़ चुके हैं। हमने क्या बोला था? सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे जिसकी आप मनी वैल्यू निकाल सकते हो। बोला था ना, जिन ट्रांजैक्शंस की या जिन इवेंट की आप मनी वैल्यू बता सकते हो, जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट बिजनेस से रिलेटेड होने के साथ साथ जिनके आप मनी वैल्यू भी बता पाओ, सिर्फ उनको ही हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो हालांकि कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे, कई इवेंट ऐसे होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, पर तब भी हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका जो मनी है ना, मनी वैल्यू है, हम वो निकाल ही नहीं सकते, तो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो वही ये प्रिंसिपल ही बोलता है। तो ये बात हमको, ये रूल किसने दिया, ये गाइडलाइन किसने दी? इस प्रिंसिपल ने दिया हमको, ठीक है, इस अकाउंटिंग कन्वेंशन ने दी है। तो क्या अकाउंटिंग कन्वेंशन है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल या मनी मेजरमेंट कन्वेंशन, ठीक है। तो ये क्या कहता है? द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती है, एक्सप्रेस नहीं करी जा सकती है मतलब नापी नहीं जा सकती है, मापी नहीं जा सकती है, मेजर नहीं करी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में जो इंफॉर्मेशन मेजर नहीं की जा सकती है, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसको क्या नहीं करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मैम ये बात तो हम पहले दिन से सीख रहे हैं। हाँ पहले दिन से सीख रहे हैं, पर पहले दिन पे मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये एक अकाउंटिंग कन्वेंशन की वजह से ऐसा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन ने गाइडलाइन दी इसलिए ऐसा है। पहले दिन हमको ये नहीं पता था, ठीक है। अब आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप ये बात समझ पाओ, ठीक है। ओनली द इंफॉर्मेशन, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन, तो ओनली द इंफॉर्मेशन यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाले इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जिसको मनी के टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। मनी के टर्म्स में मेजर करना मतलब मनी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जिसको कि मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको ही आपको अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना है। ये कौन बोल रहा है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो आई होप ये प्रिंसिपल इजी था और आपको क्लियर है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या? सेल्स डायरेक्टर इज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद प्रोडक्शन डायरेक्टर। तो ये मैंने फर्स्ट डे पे जो आपको एग्जाम्पल दिया था वही है। तो मैंने बोला जो सेल्स के डायरेक्टर है ना, वो प्रोडक्शन के डायरेक्टर से बात नहीं कर रहे हैं। द बिजनेस इज बाउंड टू सफर। तो इसकी वजह से अब प्रोडक्शन के डायरेक्टर और सेल्स के डायरेक्टर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस सफर करेगा ही करेगा। ये तो हो नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। लेकिन हम अपनी बुक्स में इस चीज की एंट्री नहीं कर सकते हैं। एंट्री नहीं कर सकते मतलब इस चीज को हम अपनी बिजनेस की बुक्स हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसमें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि
इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हम इसकी क्या नहीं निकाल सकते हैं, मनी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको अकाउंटिंग की ना लिमिटेशंस पढ़ाई थी कि अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उसमें क्या लिखाया था मैंने आपको, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो जो गुणात्मक तत्व होंगे, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब ये भी तो क्वालिटेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव एलिमेंट होंगे बस अकाउंटिंग उसको क्या कर देता है, इग्नोर। तो क्वालिटेटिव मतलब जिनको आप मनी के टर्म से मेजर नहीं कर सकते, तो जिन एलिमेंट्स को आप मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हो, अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड भी नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल था। आई होप मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, क्या है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या, अकाउंटिंग पीरियड का प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल से पहले मुझे एक बात बताओ, हमने पहला अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ा था ना, तो जब हमने वो अजम्पशन पढ़ा तो आपको नहीं लग रहा अगर एक बिजनेस की उम्र इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं, तो अब प्रॉफिट और लॉस कब निकालने बैठे, प्रॉफिट और लॉस कब निकाले, तो हम वेट करें कि इन्फिनिटी तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा और इन्फिनिटी के बाद जब हमारा बिजनेस बंद होगा उस दिन हम प्रॉफिट निकालेंगे, उस दिन लॉस निकालेंगे बिजनेस का, ऐसा लगता है आपको? या फिर आपको लगता है हर दिन बिजनेस वाले बैठ करके, शॉपकीपर या जितने भी बिजनेस वाले हैं वो बैठ करके अपना निकाल देंगे कि आज का प्रॉफिट क्या है, कल का प्रॉफिट क्या है, हर दिन का प्रॉफिट निकालते होंगे वो? देखो, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करें, कब पता करें? अगर लाइफ तो हमने मान ली कि इनफाइनाइट, हमारा बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। अब क्या प्रॉफिट निकालने के लिए भी हम वेट करें, इतना ज्यादा वेट करेंगे हम, और कितना ज्यादा वेट करेंगे इतने में भी तो फिक्स नहीं है ना, क्योंकि बिजनेस की लाइफ तो इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट कब तक वेट करना हमको बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कब तक वेट करना है? तो अकाउंटिंग का जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी पे बात करते हैं। तो वो क्या करता है, देखो एक बिजनेस की स्टार्टिंग डेट होगी जिस दिन से बिजनेस शुरू हुआ, और उसके बाद हम मानते हैं कि इनडेफिनेट है उसकी लाइफ, क्या है, इनडेफिनेट। तो ये चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। तो प्रॉफिट लॉस कब निकालें? तो एक काम करो, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या बोलता है, एक काम करो ना, आप क्या करो, अपने बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर लो। क्या कर लो? छोटे छोटे इंडेफिनेट लाइफ को, बिजनेस की इंडेफिनेट लाइफ को आप क्या कर लो, छोटे छोटे पीरियड्स में ब्रेक कर दो। और छोटे छोटे पीरियड्स में ब्रेक करने से क्या होगा कि जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल लो, फिर वो पीरियड खत्म होगा उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ठीक है। अब ये पीरियड है क्या, तो कौन सा पीरियड है, कितना पीरियड है, तो ये है 12 महीने का पीरियड, जिसे हम बोलते हैं 1 ईयर। तो हर 12 महीने में, ठीक है, या बोल दूं हर 1 साल के बाद बिजनेस क्या बोलता है, इसको एक पीरियड खत्म हो गया, ये मान लो, क्या मान लो, आपका एक पीरियड खत्म हो गया, तो इसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। तो हर 1 साल के बाद आप क्या मान लो कि आपका एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, और जब आपका जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है आप उस अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। अब अकाउंटिंग पीरियड और जो हमारा कैलेंडर ईयर है उसमें डिफरेंस होता है। अकाउंटिंग पीरियड आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और खत्म होता है 31 मार्च। तो महीने तो 12 ही हैं, महीने तो क्या है, 12 ही हैं, लेकिन हम जैन टू दिसंबर नहीं मानते हैं इसको, हम क्या मानते हैं, अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो है तो कितने महीने, 12 महीने। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड, तो अगर आपसे कोई पूछता है अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है, तो हर साल के 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है, और अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म होता है, 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है। और कैलेंडर ईयर क्या हुआ, जो हम लोग फॉलो करते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कैलेंडर पीरियड या कैलेंडर ईयर बोला जाता है, ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड कब, 1 अप्रैल से 31 मार्च। हैं दोनों में क्या, 12 महीने। तो देखो जो हमारा हम पढ़ रहे हैं क्या, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या फिर पीरियोडिसिटी का जो प्रिंसिपल है हम जो पढ़ रहे हैं, वो क्या बोलता है, बिजनेस अपनी कॉन्टिन्यूअस लाइफ को, कॉन्टिन्यूअस मतलब अनंत काल तक बिजनेस चलता रहेगा, तो बिजनेस अपनी जो अनंत लाइफ है जिसका एंड नहीं है, उस लाइफ को, उस कॉन्टिन्यूअस लाइफ को क्या कर देता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग शॉर्टर टाइम पीरियड्स में क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है, क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। तो अलग अलग छोटे छोटे टाइम पीरियड में बिजनेस अपने कॉन्टिन्यूअस लाइफ को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है,
ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। तो परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए बिजनेस अपनी इनफाइनाइट लाइफ को छोटे छोटे अलग अलग पीरियड्स में ब्रेक कर देता है, और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी कन्वेंशन को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या फिर पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है, देखो एक जो बिजनेस है ना उसमें अकेला ओनर इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर सिर्फ ओनर और सिर्फ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। कैसे मैम, तो हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता है ये पढ़ा था हमने। तो देखो ओनर के अलावा कौन कौन थे, ओनर था, कस्टमर्स थे, गवर्नमेंट थी, बैंक थे, रिसर्चर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, बहुत कोई था ना, बहुत कोई क्या था, बिजनेस। देखो एक बिजनेस ना सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी में रन करता है, तो बिजनेस के सोसाइटी के तरफ कुछ दायित्व होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं कि आप अगर जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके लिए आपको क्या लाइबल होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप उस सोसाइटी को आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, तो आपके उनके प्रति कुछ लाइबिलिटी नहीं होती है, होती है। तो वो लाइबिलिटी क्या होती है, तो देखो वो जो यूजर्स होते हैं ना, कि बिजनेस के जो भी यूजर्स हैं उनके प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी होती है, तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी बिजनेस है ना वो सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन अपनी क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो एक बिजनेस की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है तो बिजनेस को उसमें हर एक मटेरियल बात बतानी पड़ेगी, तो हर एक ज़रूरी बात, मटेरियल बात मतलब ज़रूरी बात, ठीक है। तो देखो बात क्या है कि बिजनेस में ना फॉर्मेट फिक्स होते हैं, बिजनेस में बोल रही हूँ, अकाउंटिंग में क्या होता है, फॉर्मेट फिक्स होते हैं। तो आपका जब फॉर्मेट फिक्स होता है अकाउंटिंग में, तो देखो फॉर्मेट फिक्स होता है, उसके अंदर आने वाली चीज़ें फिक्स होंगी, है ना, लेकिन आपको अलग से अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस में चल रही है और वो मटेरियल है मतलब ज़रूरी है, तो आपके बिजनेस में उस फॉर्मेट के अलावा कोई ज़रूरी बात चल रही है जो कि क्वालिटेटिव एलिमेंट है, हो सकता है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट और हो सकता है वो क्वालिटेटिव ना हो, मनी में मेजर हो सकता हो, लेकिन फॉर्मेट ने बोला ही नहीं है कि इसको फॉर्मेट के अंदर दिखाओ, तो तब भी आपको वो चीज़ें दिखानी होंगी, किसमें, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो फॉर्मेट में नहीं दिखाने बोला, तब भी अलग से दिखाओ। तो अलग से दिखाओ, क्या दिखाओ, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना आपके बिजनेस की वो अलग से डिस्क्लोज करो, अलग से बताओ। तो इसीलिए प्रिंसिपल का नाम ही क्या है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये क्या बोल रहा है, सारी बातें क्या करो, सारी की सारी बातें क्या करो, डिस्क्लोज करो, बताओ। ट्रांसपेरेंसी, क्या ट्रांसपेरेंसी वर्ड सुना है ना, ट्रांसपेरेंट रहना और ऑनेस्ट रहना, दोनों में फर्क होता है। ऑनेस्ट रहना मतलब आप ऑनेस्टली सारे फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, फॉर्मेट में जो जो चीजें मांगी थी आपने वो सब सही सही और एकदम एग्जैक्ट भरी है और आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार कर दी, ये था ऑनेस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करना। पर फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, फुल डिस्क्लोजर बोलता है नहीं, ऑनेस्ट नहीं, ट्रांसपेरेंट रखो अपनी इन्फॉर्मेशन। कैसी, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मतलब हालांकि तुम्हें कुछ पता, देखो फॉर्मेट ने नहीं बोला कि ये बात डालो, पर आपको पता है कि ये बात जरूरी है, ये बात किसी भी यूजर के लिए जरूरी हो सकती है, तो आप वो बात बताओ अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, आप वो बात भी बताओ। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल और कुछ नहीं, क्या बोलता है, ट्रांसपेरेंसी लाओ, अपनी क्या लाओ, अपनी बिजनेस आप क्या करो, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, ठीक है। तो कंपनीज को मस्ट है, मस्ट कंपनीज को जरूर से प्रोवाइड करना पड़ेगा सारे मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जिससे कि यूजर्स हैव अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर, ताकि जो यूजर्स है ना उनके पास एक कंप्लीट, उनको पूरा पता हो कि बिजनेस का सिनेरियो क्या चल रहा है, तो कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर हो उनके माइंड में, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंपनी है, उसके ना कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होने वाले हैं, तो एक कंपनी है उसके खिलाफ केस चल रहा है, तो लॉ सूट चल रहा है मतलब उसके खिलाफ केस चल रहा है, ठीक है। और अगर वो कंपनी फ्यूचर में वो केस हार जाती है तो उस कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, उस कंपनी को क्या देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। अब किसी भी फॉर्मेट के अंदर तो ये बात लिखी नहीं होगी कि फॉर्मेट में, इसके लिए आपको लगता है कि अलग से फॉर्मेट में जगह होगी कि आप इसको डालो कि आपके कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है या फिर ऐसा वैसा कुछ भी, या फिर आपकी कंपनी के जो ओनर हैं वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो रहे हैं। तो फॉर्मेट में तो नहीं दिया होगा ये सब बातें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये बातें जरूरी है, जरूरी है, जो बिजनेस के यूजर्स हैं ना उनको जानना जरूरी है। अगर इन्वेस्टर्स से ये बात छुपाई गई और कल की डेट में उनको फिर कॉम्पेंसेशन भरना पड़ता है तो इन्वेस्टर्स को कितना बुरा लगेगा। सोचो, इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे दिए, इन्वेस्ट किया बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, और बिजनेस चलाने की जगह वो पैसा लेकर के कंपनी जो केस हार गई उनको जाके कॉम्पेंसेशन भर देती है, तो इन्वेस्टर्स को हर्ट होगा, कस्टमर्स का बिलीफ टूटेगा,
टूटेगा ना। तो देखो किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर हैं उनका ट्रस्ट ब्रेक ना हो और उनका ट्रस्ट बना रहे कंपनी पे, इसीलिए कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि कंपनी क्या दे, फुल डिस्क्लोजर दे। तो अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कंपनी को फुल डिस्क्लोजर, तो सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी ही होंगी। तो एग्जांपल क्या है हमारा कि एक जो कंपनी है ना वो डिस्क्लोज करती है क्या, सिग्निफिकेंट, एक क्या था सिग्निफिकेंट लॉ सूट था जो कि दैट कुड रिजल्ट इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब तो फाइनेंशियल देनदारी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब तो फाइनेंशियल देनदारी। तो मैंने कहा ना कि कॉम्पनसेशन भरना पड़ सकता है, तो भरा या नहीं भरा, कंपनी सोच रही है कि जब हो जाएगा तब बताऊंगी, नहीं, आपको पहले से ही बताना होगा। आपको पहले से ही पता है ना कि आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, केस चल रहा है, तो बताओ अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अपने सारे यूजर्स को बताओ ये बात, ठीक है। तो यही बोलते हैं हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो आई होप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आता है हमारा मटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या आता है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब मटीरियलिटी का जो प्रिंसिपल है ना, आप एक तरफ से मान सकते हो कि जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है ना ये उसको ब्रेक कर रहा है। अच्छा कैसे, मतलब ये उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कैसे, मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो आइटम्स, वो इवेंट्स जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट है क्या, सिग्निफिकेंट मतलब नोटिसेबल, क्या नोटिसेबल। तो वो आइटम या वो इवेंट जिनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है उनको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है पता है कि आपको अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हर एक बात डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जबकि फुल डिस्क्लोजर ने क्या बोला, आपको अपनी बिजनेस में हर एक बात क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है नहीं नहीं, हर एक बात मत करो, एक काम करो सिर्फ मटीरियल बातें ही करो। क्या, एक काम करो सिर्फ और सिर्फ जो मटीरियल आइटम्स हैं, जो मटीरियल इवेंट्स हैं, सिर्फ उनको डिस्क्लोज करो और बाकियों को डिस्क्लोज मत करो। ये कौन बोल रहा है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का क्या है, एक्सेप्शन है, मैंने पहले ही बताया था। फुल डिस्क्लोजर बोलते हैं आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हर चीज डिस्क्लोज करो, सब कुछ बताओ। और मटीरियलिटी प्रिंसिपल बोल रहे हैं ओनर को सर्दी जुकाम है मत बताओ। और फुल डिस्क्लोजर क्या बोल रहे हैं, हर एक बात बताओ, कुछ मत छुपाओ, ठीक है। तो एक्सेप्शन है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। तो हम करते क्या है, फॉलो क्या करते हैं, मटीरियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर में और मटीरियलिटी के बीच का रास्ता निकालते हैं। तो दोनों बोल क्या रहे, इंपॉर्टेंट बातों को रखो। तो दोनों, फिर हम दोनों का कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आपके बिजनेस में जो भी मटीरियल चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आपने ये नहीं बताया तो किसी जो डिसीजन लेने वाले होंगे, जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उनके डिसीजन पे फर्क पड़ेगा इससे। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के डिसीजन पे अगर फर्क पड़े, ऐसी कोई भी बात है तो उसको डिस्क्लोज करो। ऐसी बातों को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात, मटीरियल बात, ठीक है। अब एग्जांपल, एक बड़ा बिजनेस था। तो बड़ा बिजनेस क्या था, आप लोग सोच कर देखो, बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा बिजनेस। तो मेरे पास तो क्लास के बच्चों ने बोला जियो, ठीक है। तो जियो का, तो जो जियो कंपनी वाले थे, जियो, रिलायंस जियो, तो जो रिलायंस जियो था उस कंपनी ने क्या किया, forgot to record expense of ₹100। तो वो क्या हुआ, वो मीटिंग में जा रहे थे कहीं, ठीक है। रिलायंस जियो के जो मैनेजर थे वो कहीं मीटिंग के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी का हो जाता है टायर पंचर, ठीक है। अब टायर पंचर होता है तो वो टायर बनवाते हैं, और टायर बनवाने में उनका जो खर्चा आया 100 रुपये का खर्चा आया। बट वो इस चीज को अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दिखाना भूल गए मतलब डिस्क्लोज करना भूल गए। इस खर्चे को उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो बताना भूल गए। अब उनकी क्या बनती है, फुल डिस्क्लोजर तो क्या बोलता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, तो फुल डिस्क्लोजर बोलता है बताओ, सब कुछ बताओ। फुल डिस्क्लोजर तो क्या बोल रहे हैं, आप भूल गए कोई बात नहीं, अलग से बता दो कि भाई हमारे फॉर्मेट में हम ये खर्चा रिकॉर्ड करना भूल गए। पर मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अरे अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आपके लिए चीज मटेरियल नहीं है, तो रिलायंस जियो के लिए सोच के देखो, 100 रुपए की मटेरियल बात हो गई, करोड़ों की ट्रांजैक्शन तो नहीं है, वो 100 रुपए का खर्चा भूले हैं। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं आपके लिए मटेरियल है या नहीं, अगर है तो रिकॉर्ड करो, नहीं है तो मत करो। तो रिलायंस जियो वालों ने बोला नहीं, हमारे लिए मटेरियल नहीं है। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने बोला ठीक है, तो आप डिस्क्लोज मत करो, फर्क नहीं पड़ता। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल ने क्या बोल दिया कि आप डिस्क्लोज मत करो, ठीक है। तो देखो, अ बिग बिजनेस फॉरगॉट टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹100, ठीक है। तो वो भूल गया 100 रुपीज का खर्चा रिकॉर्ड करना। इट विल नॉट डिस्क्लोज इट एज इट इज इमटेरियल फॉर इट। तो मैं बोल दूं अगर 100 रुपये का खर्चा है तो वो किसी बड़े बिजनेस के लिए क्या होगा, इमटेरियल। मैम आपको कैसे पता है मटेरियल है, ये इमटेरियल है? देखो ये तो ना हर एक की अपनी सूझबूझ पे डिपेंड करता है, हर एक की, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ, क्या पता सिर्फ रिलायंस वाले बोले कि 1 रुपए का भी है ना वो भी हमारे लिए मटेरियल है, वो तो उनका डिसीजन है ना, ठीक है। तो उसमें आप और मैं कुछ नहीं बोल सकते।
तो मटेरियल इमटेरियल ये हर एक कंपनी का ओनर खुद से डिसाइड करेगा क्या बात मटेरियल है उनके लिए और क्या बात मटेरियल नहीं है, ठीक है। हमको बस इससे फर्क पड़ना चाहिए कि अगर मटेरियल नहीं है तो उसे हम बोल देंगे इमटेरियल। क्या बोल देंगे? इमटेरियल। तो इमटेरियल, तो जो इमटेरियल चीजें हैं वो डिस्क्लोज करने की, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही देखो, बट इफ अ स्मॉल बिजनेस फॉरगॉट टू रिकॉर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹100, लेकिन एक छोटे बिजनेस का ओनर था, वो कहीं गया, उसने गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो बनवाया, तो उनका ₹100 का खर्चा है और वो डिस्क्लोज करना भूल गए, तो वो इसको डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो क्या है? मटेरियल है। तो फर्क नहीं पड़ता बड़ा बिजनेस या स्मॉल बिजनेस, मैंने बस एग्जांपल के लिए दिया। अगर एक बिजनेस को लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ें मटेरियल है तो उसको वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, और एक बिजनेस को लगता है कि मेरे लिए खर्चा या फिर ये चीज़, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो इमटेरियल है। तो इंपॉर्टेंट है तो रिकॉर्ड करो, इंपॉर्टेंट नहीं है तो रिकॉर्ड मत करो, यही बोलता है हमारा मटेरियलिटी का प्रिंसिपल, ठीक है। तो आई होप आपको मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी क्लियर होगा। अभी हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस और भी बचे हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी के अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या पढ़े हमने? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होते हैं? ये वो नॉर्म्स होते हैं या फिर वो रूल्स होते हैं जो हमें अकाउंटिंग करते वक्त फॉलो करने होते हैं। फिर हमने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने क्या बोला था? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? ये अजम्पशन होती हैं, तो ये उन अनरिटन रूल्स की तरह है जिसमें हम अज्यूम करते हैं हर एक अकाउंटेंट को ये अनरिटन रूल्स पता है और वो फॉलो भी कर रहे हैं। हमने कितने अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़ लिए? तो हमने पढ़े अकाउंटिंग कंसेप्ट 3 पढ़ लिए हमने, ठीक है। गोइंग कंसर्न का पढ़ा हमने, अक्रूवल वाला पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा ना हमने, तो गोइंग कंसर्न पढ़ा है हमने और अक्रूवल का पढ़ा है हमने, और सेकंड क्या था? हमने क्या पढ़ा था सेकंड? कंसिस्टेंसी का। तो कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न और अक्रूवल। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल अजम्पशन, ये तीनों अजम्पशन, ये 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्या पढ़ा हमने? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो आज हमने कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़े हैं? तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आज हमने पढ़ा सबसे पहले अकाउंटिंग एंटिटी वाला, कि जो बिजनेस एंटिटी होती है। फिर हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट का प्रिंसिपल। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बाद अकाउंटिंग पीरियड का प्रिंसिपल, और फिर हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल, और फिर हमने पढ़ा मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जो कि मैंने कहा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। तो अभी हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस तो और पढ़ने हैं, बट हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट से हम कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।